सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य देश के रूप में कौन सा देश शामिल होगा। तो सही उत्तर होगा सऊदी अरब। तो अगर अभी बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें अभी 25 सदस्य देश हैं और 5 पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। लेकिन अब सऊदी अरब ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है, वो भी इसमें शामिल होना चाहता है। जल्दी ये इसमें शामिल हो जाएगा, जो भी औपचारिकताएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी और इस तरह से ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बन जाएगा सऊदी अरब। वैसे आपको पता है भारत जो है पहली बार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बैठक को होस्ट कर रहा है। 1 और 2 जून को कहां पर होगी? ये नई दिल्ली में होगी। देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं तो ये है क्या? ये 7 बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है। 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा। और इसे लॉन्च कब किया गया था? तो मोदी जी ने ही, भारत की पहल है तो भारत ने इसको शुरू किया था। मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको अप्रैल 2023 में, हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी 50वीं एनिवर्सरी के मौके पर इसको लॉन्च किया गया था। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने कहा था कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट्स है। और फिर इन्हीं को, भूपेंद्र यादव जी को ही बिग कैट अलायंस का पहला हेड बनाया गया था। अच्छा, अभी अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में एक देश शामिल हुआ था, कौन सा? नेपाल। और इसमें 19वां सदस्य देश रशिया बना था। और ये भी याद रखना, जो हम इस बार इसकी बैठक को होस्ट कर रहे हैं नई दिल्ली में जो होगी, इसकी थीम क्या है? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। वैसे सऊदी अरब इसमें शामिल हो रहा है। तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल रियाद होती है, करेंसी है सऊदी रियाल। और यहाँ के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। और याद रखना कि 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे ये सऊदी अरब में ही होंगे। और 2034 में ही एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा सऊदी अरब। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि स्पेस मिशन में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा रियाना बरनवी। तो प्रश्न क्या था हमारा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो सबसे नवीनतम 26वां सदस्य देश होगा वो सऊदी अरब होगा। इसी तरह से कुछ नए मेंबर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, संगठनों में बने थे, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था G20 में अभी सबसे नवीनतम सदस्य बना था कौन सा? अफ्रीकन यूनियन। जब भारत ने इसको होस्ट किया था तब की बात है। इसका मुख्यालय याद रखना कहां पर है? एडिस अबाबा, इथोपिया में। किसका? अफ्रीकन यूनियन का। और ब्रिक्स का सबसे नवीनतम सदस्य देश इंडोनेशिया बना था 10वें नंबर का। इससे पहले 4 देश इसमें और शामिल हुए थे, ईरान, यूएई, इथोपिया और इजिप्ट। वैसे अर्जेंटीना ने भी शामिल होने के लिए सऊदी अरब ने भी कहा था, लेकिन बाद में इन्होंने मना कर दिया था। आसियान, इसका 11वां सदस्य देश ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते बना था। और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य देश बेलारूस से, उससे पहले 9वां ईरान बना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका 191 नंबर का मेंबर अभी लेटेस्ट ही बना था, तो 2024 में। कौन सा? लिंक्टेनस्टाइन, ये कंट्री ही है। वर्ल्ड बैंक का 189 नंबर का सदस्य देश नाउरू है। यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज हैं, तो लेटेस्ट है साउथ सूडान। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना था। अच्छा, यूरो करेंसी को अपनाने वाला 21वां सदस्य देश अभी कौन सा बना था, ये आप बताएंगे। इससे पहले 20वां क्रोएशिया था, अभी 21 हो चुके हैं, ये आप बताना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा इसका 11 मई को। तो हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है? रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये मनाया क्यों जाता है और 11 तारीख को क्यों मनाते हैं? एक्चुअली में 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था और उस मिशन को हमने नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। और इस सफलता के बाद भारत दुनिया के शक्तिशाली परमाणु देशों में शामिल हो गया। और इसी उपलब्धि को याद करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत वैसे हुई कब थी? उसके अगले साल से ही, यानी कि 11 मई 1999 से ही इसको मनाना हमने शुरू कर दिया। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नाम दिया था। अच्छा, वैसे 11 मई 1998 को और क्या क्या हुआ था? तो उस दिन भारत ने 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। एक तो पोखरण में ये सफल परमाणु परीक्षण हुआ, उसके अलावा त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, और भारत की पहली स्वदेशी विमान हंसा 3 का भी परीक्षण हमने किया था। अच्छा, वैसे इससे पहले भी हमने एक परमाणु परीक्षण किया था। कब? 1974 में। और उस मिशन को हमने क्या कोड नेम दिया था? स्माइलिंग बुद्धा।
वो भी राजस्थान में किया गया था, राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ही। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना। तो दिवस वाला प्रश्न है ना, मई की सारे एक बार दिवस आपको रिवाइज करवाते हैं। 1 मई को श्रमिक दिवस, लेबर डे। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को 2 दिवस थे, विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। मई के अभी तक के ये इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के वारंगल में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया है। पीएम मित्र पार्क ये एक बड़ा टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग क्षेत्र है, जहां कपड़े बनाने से जुड़ा पूरा काम एक ही जगह पर होता है। जैसे कि धागा बनाना हो गया, कपड़ा तैयार करना हो गया, रंगाई होगी, डिजाइन होगी, पैकेजिंग हो गई, सब कुछ। तो इस पार्क को बनाने में लगभग 1695 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जो पार्क बनेगा 1327 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पर कपड़ा उद्योग से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही जगह पर मिलेंगी, जिससे कंपनियों का काम करने में आसानी होगी। इस पीएम मित्र पार्क का उद्देश्य है सरकार का जो 5F विजन है ना, उसको पूरा करना। 5F के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। मतलब फार्म से शुरुआत होती है, खेत में जो किसान है वो कपास को उगाएंगे। फिर फाइबर मतलब उससे धागा बनेगा। फैक्ट्री, वो धागा फैक्ट्री में जाएगा, वहां पे कपड़े तैयार होंगे। फैशन, फैशनेबल प्रोडक्ट बनेंगे, वो कपड़े जो फैशनेबल बनेंगे। फिर फॉरेन में जाएंगे, मतलब फिर विदेशों में हम उन्हें निर्यात करेंगे। तो खेतों से विदेशों तक। अगर बात करें ये जो पीएम मित्र योजना है, पीएम मित्र पार्क योजना, ये कब शुरू हुई थी? वैसे इसकी घोषणा तो 2021-22 के बजट में हो गई थी, और अब उसके बाद ये पहला जो पीएम मित्र पार्क है, इसका उद्घाटन अभी तेलंगाना के वारंगल में किया मोदी जी ने अभी। और इस योजना के अंतर्गत ही 2027-28 तक 7 राज्यों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए कितना बजट रखा गया है? 4,445 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इससे सारी बातें ये हमारी क्लियर हो गई। और वारंगल से ये हमारा पीएम मित्र पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है, भारत का पहला। तो वारंगल से आपको याद आएगा रामप्पा मंदिर भी आपको वारंगल के पास में ही मिलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि 2021 में भारत की 39 नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको चुना गया था। तो आपको याद होगा। अब बात वैसे तेलंगाना की है ना, तेलंगाना का वारंगल है, तो तेलंगाना ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। ये नया नवीनतम राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। कब? 2 जून 2014 को। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। पशु है जिंका यानी कि हिरण। वृक्ष है जम्मी चेट्टू। पुष्प है तांगेदू। उत्सव है सदर सम्मेलन। कुछ प्रश्न देख लें यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी। तो निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण शुरू हुआ था हैदराबाद में। बतुकम्मा उत्सव यहाँ मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैक डाउन शुरू किया। 23वां बायो एशिया 2026 का आयोजन हुआ हैदराबाद में। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना यहाँ शुरू हुई। और नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने तेलंगाना में 2 नई इनिशिएटिव शुरू किए थे। अटल टिंकरिंग लैब सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग नोटिफिएबल डिजीज बना दिया। दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन हुआ था गाचीबोवली स्टेडियम हैदराबाद में। डॉक्टर श्रीनिवास राव को हैदराबाद में साल 2024-25 के लिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसका मकसद है सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जल्दी मदद करके उनकी जान बचाना। और अभी भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? स्काईरूट एरोस्पेस। और इसका मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके तेलंगाना से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री किसने पेश किया? तो आंसर होगा भोपाल। मतलब भोपाल में ये भारत का पहला एल्गी ट्री लगाया गया है। ट्री से ऐसा मत समझना कि किस तरह का पेड़ होगा ये, मतलब कोई पेड़ वगैरह नहीं है, मतलब एक तरह की मशीन है। ये हवा को साफ करने का ये काम करती है। और इस मशीन में माइक्रो एल्गी यानी कि छोटे शैवाल होते हैं।
ये शैवाल हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए इसे एल्गी ट्री कहा जा रहा है। ट्री का यही तो काम होता है, CO2 को सोखना, ऑक्सीजन को छोड़ना। तो वही काम ये मशीन कर रही है, इसलिए इसको ट्री कहा गया। इसमें एल्गी है तो एल्गी ट्री बोल दिया गया। कुछ खास बातें इसकी, जैसे कि ये भोपाल में कहाँ पे, स्वामी विवेकानंद पार्क में लगाया गया है। और ये अकेली मशीन या अकेला ये एल्गी ट्री 25 बड़े पेड़ों के जितना काम कर सकता है। हर साल करीब 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये पर्यावरण से सोखने का काम करेगा, मतलब इतनी इसकी क्षमता होगी। और आसपास की हवा में मौजूद हानिकारक धूल PM2.5 के जो कण होंगे उनको भी ये काफी हद तक कम कर देगा, उनको भी सोख लेगा। मतलब ये चलता किससे है, ये सोलर एनर्जी से ही ऑपरेट होता है, इसलिए पर्यावरण के लिए और भी अच्छा है। तो इसको लगने से क्या फायदा है, शहर में प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको कम करने में मदद मिलेगी, गर्मी और हीट वेव के असर को कम करने में ये सहायता करेगा, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हवा की जो क्वालिटी है उसको बेहतर। इसको बनाया किसने, इस टेक्नोलॉजी को मशरूम वर्ल्ड ग्रुप ने तैयार किया है। अच्छा, शैवाल यानी कि एल्गी की बात हुई है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, फाइकोलॉजी इसको कहा जाता है। अब ये भारत का पहला एल्गी ट्री है, तो भारत के पहले से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ रिवाइज। अगर पूछे झारखंड के हजारीबाग को, याद रखना सरकार ने भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर घोषित किया था। भारत में पहली बार ICU मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइड MRI सिस्टम ये स्थापित किया गया, कहाँ, एम्स दिल्ली में। हर्बा लाइफ इंडिया और IIT मद्रास मिलकर भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित करेंगे, चेन्नई में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली एडवांस्ड 3D चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला रखी गई। मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा है। अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। और भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई स्काई रूट एरोस्पेस, हमने पढ़ा, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। IIT मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। अभी कहाँ पर, ये सेंटर वहां पे जो मेलिनो पार्क है वहां पर बनाया गया है, सिलिकॉन वैली के पास में है। भारत का पहला शहरी मौसम परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई, तो आंसर होगा चेन्नई। तो ये भारत में पहले से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आंसर होगा फास्टिनो ओरो। तो फास्टिनो ओरो ये एक युवा शतरंज खिलाड़ी है। कहां से हैं, अर्जेंटीना से हैं। और अभी उन्होंने मात्र 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया है, या ग्रैंड मास्टर बनने वाले ये आप कहोगे दूसरे सबसे कम उम्र के बालक बन गए हैं, चेस प्लेयर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर आपको पता है, इसे चेस का सबसे बड़ा खिताब माना जाता है। तो ग्रैंड मास्टर बनने वाले ये दूसरे सबसे कम उम्र के चेस प्लेयर बन गए हैं, ये याद रख। अच्छा, ये दूसरे सबसे कम उम्र के बने, तो आप पूछोगे फिर सबसे कम उम्र के कौन है, वो भारतीय हैं, अभिमन्यु मिश्रा उनका नाम है। वो जब ग्रैंड मास्टर बने थे 2021 में, तब उनकी उम्र थी 12 साल 4 महीने और 25 दिन। अब चेस की बात है, अगर बात करें कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथन आनंद है, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। पहली बार ही इनको 1991-92 में इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। बाकी हमारी जो पहली महिला ग्रैंड मास्टर की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है S विजयलक्ष्मी। और ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन है, तो कोनेरू हम्पी है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुली भुवनेश्वर में। 2024 में जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में भारत ही विजेता रहा था। अब 2026 में जो ये 46वां फिडे चेस ओलंपियाड है वो होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कुछ और प्रश्न बताऊं आपको, एक तो ये याद रखना, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत में हुआ था। भारत में भी कहा, गोवा में 11वां एडिशन था और इसको जीता था जावोखिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं। और एक ये याद रखना, आर वैशाली ने अभी कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट जीत लिया, इसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अभी हमने पढ़ा पार्थ सक्सेना जो कर्नाटक से हैं, 14 वर्ष की इनकी आयु है और अभी इंटरनेशनल मास्टर का खिताब इन्होंने जीत लिया है। और सबसे लेटेस्ट अभी हमारे ग्रैंड मास्टर 95 नंबर के बने थे, अरुण याग घोष कोलकाता से हैं। उससे पहले 94 नंबर के बने थे मयंक चक्रवर्ती। खास बात क्या है इनकी, पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, ये असम से बिलोंग करते हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे,
जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में CSIR, CRRI और BPCL के द्वारा अभी विकसित जियोसोल तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा सड़क की मजबूती बढ़ाना। जानते हैं इसके बारे में? तो CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिलकर अभी एक नई सड़क तकनीक बनाई है। मतलब इस तकनीक में, टेक्नोलॉजी में क्या किया वैज्ञानिकों ने, जो बेकार पड़े प्लास्टिक कचरा होता है उसका इस्तेमाल करके इन्होंने खास प्रकार का जियोसोल बनाया है। जियोसोल क्या होता है? छोटे छोटे मजबूत खानों जैसी एक 3D संरचना होती है, ग्रिड टाइप एक संरचना होती है, जो सड़क और मिट्टी को मजबूत बनाती है। मतलब मजबूती देने का काम करती है सड़क और मिट्टी के बीच में। और इससे दो काम होते हैं। दो काम क्या होंगे इससे? एक तो पर्यावरण में प्लास्टिक कचरा कम होगा, जब प्लास्टिक कचरे को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, और इससे जो सड़कें हैं वो भी लंबे समय तक टिकेंगी, खराब नहीं होंगी। तो ये परियोजना BPCL के सस्टेनेबिलिटी यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य का हिस्सा है। और इस अनोखी सड़क तकनीक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दी। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले। अभी BPCL के नए CMD कौन बने थे? ठीक है, तो इनका नाम आपको बताना है। अपॉइंटमेंट्स में हमने कई बार पढ़ा है। और इस तकनीक का नाम याद रखना, या इन्होंने जो बेकार पड़े प्लास्टिक से जो मटेरियल बनाया है उसको क्या नाम दिया? जियोसेल उसको नाम दिया। जियोसेल बोलेंगे, जियोसोल नहीं, जियोसेल। इसके अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपको इसी तरह से याद दिलाऊं तो एक तो दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉल ईटिंग फोटोकैटेलिक कोटिंग का परीक्षण करने के लिए भी IIT मद्रास के साथ समझौता किया था। मतलब कहीं पर भी बिल्डिंग में, रोड पे आप एक कोट की तरह इसे पेंट कर दो तो फिर ये क्या करती है? प्रदूषण को सोखने का काम करती है जब इस पे धूप पड़ती है तो इस कोटिंग पे। अभी IQ एयर ने 2025 के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी। उसमें बताया था सबसे प्रदूषित जो देश है वो पाकिस्तान है। भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर में बात करेंगे तो गाजियाबाद का लोनी है। और हमारा दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी थी। और आपको याद है भारत का पहला बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे ये बनाया गया महाराष्ट्र के नागपुर जिले में NH44 पे। और ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉरा वर्जीनिया ने किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा कोस्टा रिका। तो एक तो याद रखना, पूरा नाम इनका है लॉरा वर्जीनिया फर्नांडीज डेलगाडो। ठीक है, तो आप तो लॉरा वर्जीनिया याद रख लो। कोस्टा रिका की अभी ये प्रेसिडेंट बन गई है और इस देश की प्रेसिडेंट बनने वाली वैसे ये दूसरी महिला है। और नंबर में बात करोगे तो ये 50वें नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन महिला में देखोगे, महिला के हिसाब से तो दूसरी महिला है। वैसे तो इन्होंने स्थान लिया है रॉड्रिको चौव्स का, लेकिन आप जानना चाहोगे कि फिर यहाँ की इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो उनका नाम था लॉरा चिंचिला। 2010 से 2014 तक ये रही थी और अब यहाँ पे दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है लॉरा फर्नांडीज, या मैंने आपको बताया लॉरा वर्जीनिया, पूरा नाम इनको बता दिया है, ध्यान रखना। कोस्टा रिका पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में कोस्टा रिका। इसके ऊपर जो देश है वो निकारागुआ है, नीचे पनामा है। पनामा नहर के बारे में आपने सुना होगा। और यहाँ पर ये कोस्टा रिका है जिसकी कैपिटल सेंट जॉस होती है, करेंसी है कोस्टा रिकन कॉलोन। अब इसी तरह से अभी जिन भी देशों में लेटेस्ट जो लीडर बने थे वो आपको रिवाइज कराऊं। जैसे गिनी देश के प्रेसिडेंट मामाडी डोम्बोया, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था मोहताज खामेनेई को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालिन शाह, और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, वियतनाम के नए राष्ट्रपति तोलाम, इराक के नए राष्ट्रपति निजार रमेदी, हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैगियार और बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री अभी रुमेन रादेव बने थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में AI आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा .ai टास्क फोर्स का गठन अभी किसने किया? तो आंसर होगा सेबी ने। तो सेबी ने शेयर बाजार और वित्तीय संस्थाओं को AI से होने वाले साइबर हमलों से बचाने के लिए भी साइबर सुरक्षा .ai नाम से एक खास टीम बनाई है, टास्क फोर्स का गठन किया है। आपको पता है आजकल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एआई का गलत इस्तेमाल करके बैंक, शेयर बाजार, ऑनलाइन सिस्टम पर साइबर हमला कर देते हैं। तो इसी खतरे को रोकने के लिए सेबी ने ये नई टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स, ये नई टीम करेगी क्या? तो एआई से होने वाले नए साइबर खतरों को पहचानने का काम करेगी, बाजार में काम करने वाली कंपनियों और संस्थाओं को सुरक्षा के नए तरीके बताएगी, अगर कहीं साइबर हमला या कोई कमजोरी मिलती है तो उसकी जानकारी ये तुरंत शेयर करेगी, और रियल टाइम में खतरे की जानकारी देकर नुकसान रोकने की कोशिश। वैसे अभी सेबी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि भैया जो भी संस्थाएं हैं, जो भी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो अपने अपने सिस्टम की सिक्योरिटी अपडेट्स जो भी हैं उनको तुरंत अपडेटेड रखें। जैसे शेयर मार्केट के लिए आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई है, तो इन्होंने कहा कि जो भी एपीआईज या ऑनलाइन सिस्टम है उनकी सुरक्षा मजबूत करें ताकि कोई हैक ना कर ले, और अगर कहीं कोई साइबर घटना हो जाए तो तुरंत रिपोर्ट। तो फायदा क्या है ये सब चीजें करने का? शेयर बाजार और निवेशकों का डेटा ज्यादा सुरक्षित रहेगा, एआई आधारित हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव होगा, और भारत का वित्तीय सिस्टम और मजबूत बनेगा। ठीक है, तो सेबी की बात कर ले। सेबी की जो स्थापना है वो होती है 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे, 11वें नंबर के हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? एस तवे। पहली महिला हेड कौन थी? माधवी पुरीबुल। आपको याद होगा अभी पर्व नाम से एक प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया था भ्रामक रिटर्न दावों को रोकने के लिए, और सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए एक एआई टूल लॉन्च किया था, उसका नाम है सुदर्शन। पर्व मैंने आपको बता ही दिया। और एक मिशन जागरूक नाम से एक अभियान सेबी ने शुरू किया था, ये भी ध्यान में रखना। अब बात एआई की हो रही है ना यहाँ पे, तो एआई से ही कुछ संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा। अभी दिल्ली विधानसभा ने विधान साथी एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। इससे दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बन गई है जहां एआई का उपयोग विधायकों के काम में होगा। उपराष्ट्रपति जो है हमारे सीपी राधाकृष्णन जी, इन्होंने न्याय सेतु एआई चैटबॉट और एक शुभंकर है उसका दिशिका, इसका अनावरण किया था। और गुजरात हाईकोर्ट ने अभी कहा कि भैया कोर्ट के फैसलों में एआई पर हम रोक लगाते हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया। नारित एआई एक स्मार्ट कंप्यूटर टूल है जिसे गुजरात पुलिस ने बनाया है। और गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला कहां पर रखी गई? विशाखापत्तनम में। डीआरडीओ ने भारत के आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भी गृह मंत्रालय को प्रज्ञा नामक एक स्वदेशी एआई आधारित उपग्रह खुफिया प्रणाली सैटेलाइट इंटेलिजेंस सिस्टम सौंपा है। और पिक्सेल और सर्वम एआई ने मिलकर पाथ फाइंडर नाम का एक खास उपग्रह सैटेलाइट बनाने की घोषणा की है। उसके अलावा सीबीआई ने एक नया एआई चैटबॉट बनाया जिसका नाम है अभय। ठीक है, तो ये एआई से संबंधित बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज करा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया, कहां पर? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी 10 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के इंटरनेशनल सेंटर में बने कमल के आकार वाले ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को अभी पूरे 45 साल हो चुके हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर है श्री श्री रविशंकर। ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? ये योग, ध्यान और श्वसन तकनीकों जैसे सुदर्शन क्रिया वगैरह, तो इनके माध्यम से तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए ये कई देशों में कार्यरत है। श्री श्री रविशंकर जी ने इसको शुरू किया था, आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इतना सा याद रखना। इसी के अभी ध्यान मंदिर का उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया बेंगलुरु में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 44 वर्षों के बाद भारत में आयोजित हो रही एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। तो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन शुरू हो चुका है अभी 10 तारीख को ही, 10 से 17 मई तक चलेगा। कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। और भारत 44 वर्षों के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट भी रहेगा हमारे लिए। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। पहला इवेंट इसका ईरान में हुआ था, ईरान की कैपिटल तेहरान में। और इसका ऑर्गेनाइज करता है एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की ही बात कर लें तो स्थापना इसकी 1958 में होती है। हेडक्वार्टर इसका दोहा, कतर हो गया। प्रेसिडेंट है मोहम्मद यूसुफ अल मना, कतर से हैं ये। और कम से कम वेटलिफ्टिंग में 2 व्यक्तियों के नाम तो आपको याद होंगे ही सही, क्योंकि ओलंपिक में पदक लाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे केडी जाधव, पहलवान ही थे वो। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में वो मेडल लाए थे, हमारे लिए ब्रोंज लाए थे। और पहली महिला अगर बात करें ओलंपिक में पदक लाने वाली, पहली भारतीय महिला, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था वहां पे उन्होंने मेडल जीता था, वो भी ब्रोंज। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की बात कर लें
तो इसका मुख्यालय लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है मोहम्मद हसन जलोद, ये इराक से। ठीक है, सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना, इसे सपोर्ट जरूर करना। बाकी आपके लिए डेली इनकी पीडीएफ मिल जाती है आपको फ्री में। प्रैक्टिस के लिए इनके क्विज आपको बना करके देते हैं। क्विज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, डेली करंट अफेयर्स के भी और वीकली के भी अब तैयार हो रहे हैं। कहां पर मिलेंगे ये सब? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन। तो बार बार टेस्ट लगाते रहो। टेस्ट लगाओगे तो क्वेश्चन बार बार आपकी आंखों के आगे से निकलेंगे और यही रिवीजन है। जब तक रिवीजन करते रहोगे चीजें आपको याद रहेगी। रिवीजन करना बंद कर दोगे, कितनी अच्छी तरह से आपने उसको पढ़ा होगा, रिवीजन नहीं करोगे लंबे समय तक तो चीजें आप भूल जाओगे। एंड समय में, एग्जाम टाइम में चीजें आपको याद नहीं आएगी। वहां अगर सोचने में लग गए तो समय निकल जाएगा। समय बड़ा कीमती है, वहां देखते ही चीजें याद आनी चाहिए और ये तभी होगा जब आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो वहां पे आपको क्वेश्चन फॉर्मेट दे रहा है, तो क्वेश्चन फॉर्मेट में ही, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आपकी क्विज तैयार होती है। तो क्विज लगाओ बार बार, बस यही कहूंगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत ने उड़ीसा में MIRV सिस्टम वाली कौन सी मिसाइल का उन्नत संस्करण का भी परीक्षण किया? अग्नि मिसाइल। फिर पूछा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया? तो आंसर होगा N रंगासामी को। फिर पूछा, यूरोपियन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीत लिया है अपार सक्सेना ने। फिर पूछा, बौद्ध भिक्षु संप्रदाय में शामिल होने वाले पहले रोबोट गाबी का संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए जोसेफ विजय थलापति। फिर पूछा, T20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए वैभव सूर्यवंशी। सर्वश्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता। ये त्रिपुरा की सेपहीजाला पंचायत ने 5 करोड़ रुपए मिले इसको। फिर अगले में हमने देखा कि मेटेओरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कुलजीत कौर मरहास, इनका नाम है। फिर आपसे पूछा, भारतीय तटरक्षक बल ने ICGS अचल को औपचारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया, कहाँ तैनात किया इसे? वड़ीनगर, गुजरात में। फिर पूछा, हंगरी के नए प्रधानमंत्री बन गए पीटर मैग्यार, इनका नाम है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पूछा था, सुपर सेल सारथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था अभी किसने? LIC ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।